तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार आपने दिया। हमने कहा था जैसे ही 1000 व्यूज उस वीडियो पे होंगे अगला वन शॉट पड़ जाएगा, और आपने इतना प्यार दिया, एक दिन के अंदर ही आपने 1000 व्यूज कर दिए। तो भाई आज ये पहला वन शॉट होने वाला है। 3 वन शॉट के अंदर हम लोग पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देंगे। और हमने जैसा कि आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी यानी जो विद्युत है वो भाई 25 से 30 नंबर में आती है। यहां पूरे सारे मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं जो हमने आपको कल दिखाए भी थे। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं आज की वीडियो से कम 12 से 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कैसे पक्के होंगे? तो आप इस पूरे वन शॉट को देखने के बाद कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आपको कम से कम 1 या 2 लॉन्ग मिल जाएंगे और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। लेकिन भैया बहुत सीरियस होकर देखने की जरूरत है, क्योंकि अब आप लास्ट टाइम पे आ गए हो भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कोई हवाबाजी नहीं, जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही सारी चीजें आपको बताएंगे। और इस बात की गारंटी है कि 10 वीडियोस के बाद आप 70 में 70 का पेपर करके आएंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमने पार्ट रखा है विद्युत का, वो है विद्युत आवेश और क्षेत्र। दूसरे पार्ट में हम लोग धारिता और विभव को कवर करेंगे, और तीसरे में किरचॉफ के नियम वगैरह, विद्युत धारा वगैरह, सरल परिपथ वगैरह सब कवर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत खत्म हो जाएगी। सबसे पहले भैया जब भी कभी हम लोग विद्युत की शुरुआत करते हैं तो आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। समझो भैया, क्यू माने होता है आवेश। सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, हमने यहां पर चीजें सिलेक्टेड लगाई हैं लेकिन बताएंगे आपको डिटेल में। क्यू माने क्या होता है भाई? क्यू माने होता है आवेश। सारे लोग सुने। आई माने होती है धारा। आई माने क्या होती है? धारा। और टी माने होता है भाई समय। टी माने क्या होता है? समय। फिर मेरी बात सुनिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी आवेश को हम लोग काहे में नापते हैं? कूलाम में नापते हैं। धारा को हम लोग नापते हैं एम्पियर में। धारा को भैया काहे में नापते हैं? एम्पियर में। मेरे साथ में बोलते हुए चलेंगे तो इस पूरी वीडियो को आपको आराम से समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है भाई। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक, फिर विद्युत में पहले दिन क्या किया जाता है? कूलाम का नियम पढ़ाया जाता है। लेकिन पेपर में कूलाम का नियम थोड़ी आएगा यार, 12th क्लास के लेवल पे आ गए हो। लेकिन हमें कूलाम का नियम समझना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प में बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, 1 नंबर में बहुत बार एक क्वेश्चन आया है कि विद्युतशीलता का मात्रक बताइए। अब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, पहले दिन ही बैठे हुए हो, तो आपको कूलाम का नियम अगर नहीं पता है तो आपको यह भी नहीं पता होगा ये विद्युतशीलता क्या है, ये चील विलंबा क्या है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस की तरफ भाई। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम को समझने से पहले ये समझो कि भैया जो आवेश होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। अभी हमने आपको बताया आवेश को काहे से लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। क्यू माने आवेश। आवेश 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्लस यानी धन आवेश, एक होता है माइनस यानी ऋण आवेश। ठीक भाई, उसके बाद आपको यह समझना है कि आवेश भैया अगर एक जैसे होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अगर आवेश विपरीत होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे के पास आएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप लड़का हो तो हमेशा लड़कियों के प्रति आकर्षित होते रहते हो। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के तो भैया कोई लड़का अगर पड़ोस में गर्मी भाव तक घुसो मत, उधर बढ़ के बैठो मेरे भाई। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को आकर्षित करता है, और प्लस वाला प्लस वाले को हमेशा प्रतिकर्षित करता है। एक जैसा आदमी कहता है उधर बढ़ के बैठो यार, खून ना पियो। समझ गए? तो इस तरीके से भाई जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम यह होता है कि अगर 2 आवेश हैं, ध्यान से समझिए, पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, और इनके बीच की दूरी है R। सारे लोग ध्यान से सुने। कूलाम का नियम कहता है कि 2 आवेशों के बीच, मेरे साथ में बोलिए, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों के गुणनफल Q1 और Q2 यानी दोनों के गुणनफल के समानुपाती। अब आप 12th में हो तो पता होना चाहिए, समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करता है, यानी जैसे जैसे आवेशों का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बल का मान भी बढ़ता जाएगा। समानुपाती जब कोई चीज सामने लिखी होती है और बीच की दूरी कितनी है तो r है, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब कोई चीज बटे में लिखी होती है उसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। क्या मतलब, जरा समझिए।
जो सामने लिखा है, ये दोनों बढ़ेंगे तो बल भी बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती हैं, सामने लिखे हैं। लेकिन जो बटे में लिखा हुआ है, जब इसका मान बढ़ेगा तो बल का मान कम हो जाएगा। एक उदाहरण से समझाते हैं आपको, समझिए भाई। ये पूरे वन शॉट आपको देखने हैं, इस बात की गारंटी है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दूरी हमने क्या कहा, बटे का मतलब व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, मतलब दूरी जब बढ़ेगी तो बल का मान कम हो जाएगा। जैसे मान लिया अपने घर में गेट होता है, अब कभी कभी देखा होगा बिस्तर पे लेटे हुए हैं और बिस्तर पे लेट के आलस है गेट बंद करना है, तो बंद करने के लिए कतई किनारे पे ऐसे दम लगाते हैं पूरा कि गेट बंद हो जाए, बहुत ताकत लगती है, लेकिन गेट नहीं बंद होता। क्यों? क्योंकि दूरी कम है, कतई किनारे पकड़े हुए हो, और जब दूरी कम है तो बल लगाना पड़ेगा ज्यादा। अब दूरी को बढ़ा दो, यहां लगाने की जगह सीधे हैंडल पकड़ लो, दूरी बढ़ गई, हैंडल पकड़ा, गेट बंद कर लिया। क्योंकि जब दूरी बढ़ गई तो बल क्या हो जाएगा, कम कम बल लगाना पड़ेगा, हैंडल पकड़ के बंद कर दिया। जैसे मेरे पास इतना, मान लिया हमारे पास कोई डंडा होगा, हम उस डंडे को बहुत कम दूरी पर पकड़ लें तो बच्चे को कूटने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तब भी उसके चोट नहीं लगेगी। और अगर हम डंडे की दूरी बढ़ा लें, यहां से पकड़ें, हल्के से भी मारेंगे तब भी बहुत कस के पिटेगा बेचारा। यानी ओवरऑल दूरी बढ़ाने पर बल का मान कम हो जाता है। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये कूलाम का नियम है। जब भी कभी मेरे भाई समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाना पड़ता है। तो कूलाम ने नियतांक लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पढ़ना सीखो इसे, इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0, ABCDE F, इसका नाम है एप्सिलॉन 0 भाई। ठीक, Q1 Q2 बटे में R²। ठीक, ये है कूलाम का नियम। इस फार्मूले को देख लीजिए, बहुत जगह इस्तेमाल होगा, यहां तक कि लॉन्ग में आता है। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए लॉन्ग में, वो भी अभी हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे भाई। ठीक, तो ये कूलाम का नियम है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट करते हुए चलेंगे भाई। ठीक, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। पहला आवेश क्या था बताओ? Q1। दूसरा आवेश क्या था बताओ? Q2। बीच की दूरी कितनी थी बताइए? R। तो लगने वाला बल क्या आया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। एक कंडीशन बताई इन्होंने कि अगर ये जो दोनों रखे हुए हैं आवेश, इनके बीच में हवा है तो फार्मूला ठीक है, कुछ नहीं है, निर्वात है, निर्वात मतलब निर माने नहीं, बात माने वायु, तब भी फार्मूला ठीक है। लेकिन अगर बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? कांच है, मोम है, तेल है, अबरक है, लकड़ी है, इस तरीके का कुछ रखा है, तो परावैद्युत पदार्थ के लिए हम लोग K मानेंगे। ठीक, तो इस फार्मूले को हम ऐसे लिख देंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और लगा देंगे Q1 Q2 बटे R²। ध्यान से मेरी बात सुनिए कि अगर माध्यम के दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, कांच, मोम, तेल, लकड़ी वगैरह इस तरीके के पदार्थ रखे हैं, तो फार्मूले में K भी लगाया करेंगे। और अगर कोई पदार्थ नहीं रखा है, सिर्फ हवा है, तो K का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1 रख देंगे, यानी तब सिर्फ फार्मूला हुआ करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। दुनिया भर के भैया जंजाल से बचते हुए हमें सरल भाषा में समझना है कि कूलाम के नियम का फार्मूला क्या है बताइए? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R²। ठीक है भाई। अब सर जी 2-3 सवाल। F माने क्या है? F माने तो बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। Q माने आवेश है, आवेशों का मात्रक अभी बताया कूलाम होता है। R माने दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। सर जी ये क्या है, ये ड्रामा क्या है? तो भैया ये समानुपाती हटाने पे जो नियतांक लगाया था वो नियतांक है। इस पूरे का मान भी आपको पता होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ ये सवाल लगाते समय काम में आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹। इनमें से जो एप्सिलॉन 0 है, ये जो है एप्सिलॉन 0, इसे कहते हैं विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? विद्युतशीलता। और इसका मान याद करिए पहले तो, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन 0 का मान होता है, नोट कर लेना, 8.85 × 10⁻⁻12 ये एप्सिलॉन 0 का मान है। पेपर में भैया कई बार पूछा है
कि ये जो एप्सिलॉन जीरो है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग विद्युतशीलता कहेंगे, आपसे कहेगा इसका मात्रक बताओ, आपसे कहेगा इसकी विमा बताओ। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो रट लो, जो कि सब बच्चे करते ही हैं, भैया रट लिया उनने, फार्मूला रट के घूम रहे हैं, बीमा याद करके घूम रहे हैं। लेकिन अगर बाई चांस आप थोड़े से ठीक बच्चे हो तो आप इसकी बीमा और मात्रक निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आओ दिखाते हैं भाई। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत हम यही से कर रहे हैं कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है या बीमा क्या होती है, आपसे पूछ सकता है। तो आपने फार्मूला लिखा, जरा देखिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। कौन सा नियम है भाई, ये कूलाम का नियम है। हमसे कह रहा विद्युतशीलता का मात्रक बताओ। तो भैया विद्युतशीलता कौन है बताओ, एप्सिलॉन जीरो विद्युतशीलता है। तो जिसका मात्रक हमें निकालना है उसे हम एक साइड कर लेंगे। तुमने एप्सिलॉन जीरो को ऊपर भेज दिया और इस F को नीचे ले आए, एप्सिलॉन जीरो को ऊपर लाए, देखते रहिएगा भैया, 1/, नीचे चल रहा है 4 पाई, F को ले आए नीचे, Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। रटने वाली कोई बात नहीं भाई, ठीक। अब देखो जरा, बताओ ऊपर Q1, Q माने आवेश, अभी बताया आवेश का मात्रक कूलाम, एक और आवेश तो आवेश का मात्रक कूलाम, दो आवेश हैं तो ऊपर मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, ठीक। दो हैं इसलिए कूलाम का स्क्वायर, बटे में 4 पाई। 4 पाई तो नियतांक है, गिनती है, गिनती का कोई मात्रक नहीं होता। फिर F बल का मात्रक होता है न्यूटन, और नीचे दूरी का स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर तो मीटर का स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या हो गया भैया, जरा देख के बताओ, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखिए एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। आप डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि निकालने को नहीं कहेगा, लेकिन हमने आपको क्यों सिखाया, ताकि आपको रटना ना पड़े। न्यूटन मीटर स्क्वायर कौन से फार्मूले से निकाल लिया हमने, इसी कूलाम के नियम वाले फार्मूले से आप निकाल लिया। अगर भूल भी गए तो आप निकाल भी सकते हो। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लिया आपसे इसकी बीमा पूछ ले, बीमा, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा, बोले वो सर जी 12th पढ़ाने आए थे, कुछ बीमा करवा। अबे बीमा अलग चीज है, ये बीमा है। बीमा क्या होती थी, डायमेंशन, जो हम लोगों ने 11th में पहले चैप्टर में निकाली थी। अगर आपको बीमा निकालनी नहीं आती है तो अब आप लास्ट टाइम पे हो, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट भी याद करो, प्लस हम आपको निकालना भी सिखा देते हैं। समझो भैया, अभी हमने आपको बताया कि फिर भाई F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन जीरो। कहां भेज दिया, इसे ऊपर भेज दिया। F को कहां रहने दिया, नीचे रहने दिया। इन सब की हम बीमा रख देंगे और बीमा निकाल लेंगे भाई, ठीक। देखो सब लोग, ऊपर है आवेश, ध्यान से मेरी बात सुनना। फार्मूला होता है Q बराबर I × T, ठीक। Q माने आवेश होता है, I माने धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, इसलिए इसकी बीमा को हम लोग A से लिखते हैं। टाइम की बीमा को T से, टाइम फॉर T से लिखते हैं, और इज्जत देने के लिए बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आवेश की बीमा क्या होती है, AT। तो एक आवेश की जगह क्या लिख देंगे, AT लिख देंगे। एक और आवेश की जगह क्या लिख देंगे, AT लिख देंगे। नीचे देखो 4 पाई नियतांक है, इसकी कोई बीमा नहीं, कोई मात्रक नहीं। F माने बल, बल की बीमा क्या होती है, तो M L T की पावर -2 होती है। ये आपको याद होगी, 11th क्लास की नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा कर लो। R माने दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, लेंथ L से लिखते हैं, स्क्वायर है तो बीमा होगी L स्क्वायर, ठीक। सबको इकट्ठा करेंगे, जरा देखिए। M कहां है बताओ, नीचे है, प्लस की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो हो जाएगी M की पावर -1, ठीक। L की पावर देखो, एक ये है, 2 पावर ये, 2 और 1 कितनी पावर है, 3। ऊपर जाएगी तो हो जाएगी L की पावर -3, ठीक। माइनस के 2 t हैं, ऊपर जाएंगे प्लस के 2 t बनेंगे, और 2 t देखो ये और हैं, तो 2 और 2 हो जाएंगे t की पावर 4, और 2 a भी ऊपर चल रहे हैं तो a की पावर हो जाएगा 2। अब अगर मान लिया आप बौरे टाइप के आदमी हो, कुछ आता जाता नहीं है, तो पेपर में ये बीमा कोई निकालने को नहीं आएगी। ये अच्छे बच्चों के लिए होता है, गधों के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताओ 1 नंबर में, विकल्प में सीधे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद होना चाहिए, बात खत्म।
सिलेक्टेड चीजों पे काम कर रहा है। बिमा बताओ, m की पावर -1, ये देखो l की पावर -3, t की पावर 4, a स्क्वायर एप्सिलॉन 0 की बिमा है। डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, इस पीडीएफ में हमने इसे लगा दिया है, शुरुआत यहीं से करी है। विद्युतशीलता का मात्रक कई बार विकल्प में आया है, इसका मान भी हमने आपको बता दिया कितना होता है, 8.85 गुणे में 10 की घात -12, ये इसका मान है। इसका मात्रक देखो ये निकाल दिया है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी बिमा देखिए ये निकाल दी है, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, समझिए। फिर आ गया मेरे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये ध्यान से समझिए कैसे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेरे साथ में बोलो इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक को लिखते हैं ई से लिखते हैं भैया, ठीक। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ई बराबर F/Q0। अब जान पहचान करते हैं, आओ भैया। ई माने तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। F माने क्या है बताओ, F माने बल है, F माने बल है। और Q माने क्या होता है, आवेश। सर जी ये Q0 क्या है, तो भैया Q0 का मतलब परीक्षण आवेश। सर जी Q में और Q0 में क्या फर्क है, बेटा कोई फर्क नहीं है। जैसे मास्टर साहब होते हैं, जैसे हम मास्टर हैं, बहुत बढ़िया, अभी हम किसी का परीक्षण लेने चले जाएं, बायबा लेने चले जाएं, यहाँ ऑफलाइन में प्रैक्टिकल में अभी हम लोगों के बायबा लेंगे बैठ के, तो हम ही क्या हो जाएंगे, मतलब हम तो बायबा नहीं लेंगे यार, हम तो समझाने का काम करते हैं। ऑल टीचर्स हमारे यहाँ जो बायबा लेंगे बैठ के, तो उनमें फर्क थोड़ी कुछ है। वो कैसे हो जाएंगे, परीक्षक हो जाएंगे, जो परीक्षा लेगा। यानी मान लिया ये कोई आवेश रखा है Q, और आपको पता लगाना है कि ये प्लस वाला है या माइनस वाला है, तो हम कोई एक आवेश लेके आएंगे जो हमें चेक करके बताए कि ये प्लस वाला है या माइनस वाला है। तो जो परीक्षक के काम में आएगा, परीक्षा लेने के काम में आएगा, उसे परीक्षण आवेश कह देते हैं। तो Q0 माने परीक्षण आवेश। आज से एक बात सीख लो, बहुत काम में आने वाली, समझो। जब भी कभी ऐसा कोई फार्मूला लिखा हो तो परिभाषा लिखते समय नीचे वाले का मान 1 कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है अगर आप नीचे वाले का मान 1 रख दोगे तो ऊपर वाले दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नीचे तो मान 1 हो गया, 1 का मतलब खत्म हो गया, 1 लिखो ना लिखो तो ऊपर वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमेशा परिभाषा लिखते समय नीचे वाले को 1 यानी एकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांक। तो बताओ फार्मूला क्या है, E बराबर F/Q0, ठीक। अब हम नीचे वाले को क्या बोलेंगे, एकांक। तो बोलो एकांक परीक्षण आवेश, मेरे साथ में बोलिए, एकांक परीक्षण आवेश। बोलो भाई, एकांक परीक्षण आवेश। ये देखो अगर इसका मान 1, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, F माने फोर्स, फोर्स माने बल, पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया मेरे भाई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बताइए, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूला लिख दिया, E बराबर F/Q0, ठीक। अब इससे सवाल कैसे बन सकता है, परिभाषा तो पूछ ही सकता है, लेकिन उससे ज्यादा क्या पूछेगा, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, इसकी बिमा बताओ, इसका मात्रक बताओ। तो हमने इज्जत से लिखा, इसका मात्रक क्या होता है, तो ऊपर बल का मात्रक न्यूटन हो गया, नीचे आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, यानी मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बिमा आपको याद भी होनी चाहिए, निकाल भी सकते हो। कैसे, बल की बिमा अभी बताई, ml t की पावर -2 होती है। आवेश की अभी बताई at होती है। भैया m ऐसे ही रहेगा, l ऐसे ही रहेगा, t ये नीचे प्लस का, ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, तो t की पावर -3 हो गया, a भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो यानी तीव्रता की विमा क्या होती है, mlt की पावर -3, a की पावर -1 भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको याद होना चाहिए भैया, ठीक। कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं, जो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलती हैं, यानी दिशा इनकी पता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विकल्प का क्वेश्चन है भाई, ठीक। फिर हम लोग इसमें पूछेगा विद्युत द्विध्रुव क्या है। अब द्विध्रुव नहीं पूछेगा,
पेपर में लॉन्ग में आएगा द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालो, अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालो, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालो, बल युग्म का आघूर्ण निकालो। अभी आप शायद नहीं देख पा रहे हो, फ्रेम में हम दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ बहुत सारे पीले पेपर पड़े हुए हैं और आपको दिखाएंगे। भाई ये पहले वन शॉट करा लें हम आपको, पहले आपका कॉन्फिडेंस वापस ले आए कि सर जी हम कर सकते हैं, मजा काट देंगे भाई मिलके। तो सब्सक्राइब करके रख लो अगर पहली बार देख रहे हो। चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले समझो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। भैया जहां कहीं भी विद्युत शब्द आ जाए, विद्युत का मतलब क्या, जहां पे प्लस होगा माइनस होगा। अबे ये बोर्ड काहे चल रहा है, विद्युत से चल रहा है। यहाँ तार लगे हुए हैं दो, एक करिया तार है, एक गुरिया तार है, एक काला तार है, एक लाल तार है। तो जहां दो तार आ जाएंगे वहां विद्युत है, यानी जहां दो आवेश आ जाएंगे प्लस और माइनस वो विद्युत है। द्विध्रुव, द्वि माने दो, ध्रुव माने किनारे। ले भैया एक आवेश हमने बना दिया माइनस का क्यू, एक आवेश हमने बना दिया प्लस का क्यू। देखो प्लस माइनस हो गया, दो किनारे हो गए। बताओ भैया बीचों बीच वाले बिंदु को मानते हैं ओ। बिंदु को क्या मानते हैं, ओ। इधर की दूरी मानेंगे हम लोग एल और इधर की दूरी भी हम लोग मानेंगे एल। तो भैया एल और एल पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2l। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखो आवेश दोनों सेम है। ये वाला आवेश क्या है बताओ, Q है। ये वाला भी आवेश क्या है, Q है। यानी आवेश तो समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है। एक प्रकृति कैसी है, माइनस है, एक प्रकृति कैसी है, प्लस है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आवेश दोनों क्यों हैं, लेकिन एक आवेश कैसा है, धन वाला है, प्लस वाला है। एक आवेश कैसा है, माइनस वाला है। तो हम कहेंगे, मेरे साथ में बोलिए, जब दो समान, समान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों क्यों, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत प्रकृति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया इसकी प्रकृति प्लस है यानी नेचर धनात्मक है, इसकी प्रकृति माइनस है यानी नेचर ऋणात्मक है। तो मेरे साथ में बोलिए, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे, भैया एल और एल कितना, एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर होते हैं, तब हम लोग उसे द्विध्रुव कहते हैं। यही हमने लिख रखा है। देखिए हमने भैया माइनस क्यू लिया, प्लस क्यू लिया, बीच वाला बिंदु ओ लिया, इधर की दूरी एल ली, इधर की दूरी एल ली और लिखा कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, एक माइनस है एक प्लस है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 12 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, तब इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तथा एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश उठा लो यानी Q, और इनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है 12, तथा एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। भैया लिखते हैं P से, यही हमने लिखा है। तथा एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। काहे से लिखते हैं, P से लिखते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा। इस फार्मूले को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये फार्मूला हम लोगों के काम में आएगा भाई, ठीक है। तो जरा समझिए, हमने आपको क्या बताया, द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे, बीच की दूरी 2L होएगी और इन दोनों की आवेश की और दूरी की गुणा करोगे तो ये बराबर होगा P के, और इसे हम लोग कहेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। कोई इसका मात्रक पूछे तो बताओ, आवेश का मात्रक अभी बताया क्या होता है, कूलाम। एल माने दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या होगा इसका, कूलाम मीटर। कोई इसकी विमा पूछ ले तो अभी बताई, क्यू यानी आवेश की विमा क्या होती, AT। दूरी की विमा क्या होती, L। तो इसकी विमा होगी ATL मेरे भाई, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव से सीखने लायक ये है कि आप एक फार्मूला याद कर लो, P बराबर क्या होता है, Q इंटू में 2L, और इसे हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण भाई, ठीक। अब आपसे कहेगा विद्युत द्विध्रुव के 3 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर में। पहला, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो बल युग्म का आघूर्ण है वो निकालना है, यानी कोई विद्युत द्विध्रुव है उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। फिर अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालेंगे। आइए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन जो कि बहुत आसानी से हम आपको सिखा देंगे, देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये 3 नंबर की जुगाड़ है। क्या होता है जरा समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर, यानी कोई विद्युत द्विध्रुव है, अब आप सीख गए हो विद्युत द्विध्रुव क्या है, पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म, बल माने तो बल है, युग्म माने जोड़ा, पेयर, यानी कोई विद्युत द्विध्रुव है उस पे बलों का जोड़ा लगेगा, युग्म लगेगा और वो आघूर्ण आपको निकालना है। समझाते हैं भैया, समझो।
आघूर्ण क्या होता है पहले तो ये समझ लो। आघूर्ण का मतलब होता है घुमा देना। जैसे ये पंखा है, ये पंखा ऐसे करके अगर चलाएं तो घूमेगा, तो भैया ऐसा बल जो इस पंखे को घुमा देगा वो इसका बल आघूर्ण कहलाएगा। पृथ्वी घूम रही है, शक्तिमान घूमता था, तो भैया जिस वो बल जो किसी चीज को घुमा देता है उसकी एक्सिस पे, वो बल आघूर्ण कहलाता है। तो हमें घुमाने की बात करनी पड़ेगी क्योंकि हमें आघूर्ण निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया, हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया। समझना भाई, हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया। यहां क्या होगा बताओ? माइनस क्यू। यहां क्या होगा बताओ? प्लस क्यू। अभी बताया बीच का बिंदु क्या मानेंगे? ओ मानेंगे। और मेरे भाई मान लिया जिस विद्युत क्षेत्र में इसे रखा गया है वो विद्युत क्षेत्र ऐसे है। ये देखिए, ये विद्युत क्षेत्र है जिसमें इसे रखा गया है। अब अगर हम बहुत सारी ऐसी रेखाएं बना देंगे तो ये चील बिलौवा लगने लगेगा, बड़ा घिनौना लगेगा, इसलिए हमने एक दो रेखाएं केवल दिखा दी हैं चित्र में। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात समझिए। जब इसे रखा गया है तो देखो ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है। मान ले रहा है विद्युत क्षेत्र से इसका जो कोण है वो कितना है? थीटा है। ये देखिए, मान लिया इसका जो कोण है वो कितना है? थीटा है। ठीक, यहां से हमने एक लंब डाल दिया ताकि हम इसे एजा त्रिभुज इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि ये थीटा है, सामने लंब डाल लिया हमने भाई, सीधी सी बात है। इसका नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया हमने बी। हमें क्या निकालना है? हमें आघूर्ण निकालना है। आघूर्ण का मतलब किसी चीज को घुमाना आघूर्ण कहलाता है। और बल युग्म का मतलब, तो हम मान ले रहे हैं एक बल लग रहा है यहां, बल मतलब फोर्स, तो एफ। मान ले रहे हैं एक बल लग रहा है यहां यानी फोर्स यानी एफ। सर जी दो बल क्यों लगा दिए? अबे बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। ये करेंगे क्या? ये वाला बल कोशिश करेगा इसे नीचे ले जाने की, और ये वाला बल कोशिश करेगा ऊपर ले जाने की, कि भैया ये दोनों बल कोशिश करेंगे इसे घुमा दें, और घुमा के ये जो अपना विद्युत क्षेत्र है इसके समांतर ले आए, सीधा करते हैं इसे देसी भाषा में कहें तो। अभी ये ऐसा रखा है, एक बल लगेगा इधर, एक लगेगा इधर, दोनों बल ऐसे करके लगेंगे, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे करके सीधा हो जाएगा भैया। ठीक है, तो इस तरीके से बोले सीधा हो गया, ले गिर पड़ा। अरे ठीक है यार, छोटी मोटी चीजें चलती हैं। तो यानी ये बल इसे नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, ये बल इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, और इसे सीधा करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया डेरिवेशन। कैसे हुआ? लो देखो, हमने लिखा चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी दिखाया गया है। समझ में आ गया भैया? जो विद्युत क्षेत्र में थीटा, ये विद्युत बल रेखाएं दिख रही, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, और भैया थीटा के कोण पे ये रखा हुआ है। सीधी सी बात है, जिस पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। एक बल ये है, एक बल ये है, यानी बलों का जोड़ा काम कर रहा है, तो इसे बल युग्म कहेंगे। विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर जो बल युग्म क्या कर रहा है? इसे घुमा के सीधे करने का प्रयास कर रहा है, जो इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि जिसका भी आघूर्ण निकालना होता है उसकी दूरी से गुणा कर देते हैं लंबवत वाली। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बल युग्म का आघूर्ण। हमने लिखा तब बल युग्म का आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है बल गुणे लंब वाली दूरी। लंब का मतलब समझते हो? जिसके ऊपर त्रिभुज बना होता है उसे आधार कहते हैं, उसके ऊपर जो सीधी और लंबी भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, और जो टेढ़ी और सबसे बड़ी भुजा होती है इसे कर्ण कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है इसे हम लोग लंब कहते हैं। हालांकि आप 12th क्लास में हो, फिर भी पता होना नहीं पता है तो हम बता रहे। ठीक, तो बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला होता है बल, और उसकी लंबवत वाली दूरी से गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बल युग्म के आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। 11th का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सुनो, जब ऐसे सीधा बना होता है इसे जे कहते हैं, और उल्टा बना होता तो इसे टाउ कहते हैं भाई। तो टाउ से लिख दिया। बल यानी फोर्स तो हमने एफ से लिख दिया, बल यानी फोर्स तो एफ से लिख दिया। लंब वाली दूरी, उसके लिए हमें चित्र देखना पड़ेगा। क्या है ये बताओ? क्या है ये? विद्युत क्षेत्र को दिखा रही हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। अगर हम पूरा डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम बनेगा ऐसे। ये देखिए ऐसे डायग्राम बनेगा भैया, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बहुत सारी रेखाएं दिखानी पड़ेंगी। शायद थोड़ा सा गंदा हो जाएगा डायग्राम, लेकिन क्या करें भैया, गंदा है पर धंधा है, मजबूरी है, बनाना ही पड़ेगा। तो अगर हम कहें कि भैया पूरा ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा होगा, ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि भैया ये रखा ही थीटा कोण पे है। अगर हम ये पूरा लंब डाल दें, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके पूरा लंब डाल दें तो ये भैया क्या हो जाएगी बताओ? इसे मान लें सी, ये है भैया ए, ये है देखो बी, और ये क्या है? सी। ऐसे ही होगा। ध्यान से मेरी बात को समझिए। ऐसा भाई हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणे में लंबवत दूरी होती है।
हमें लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमें लंबवत दूरी निकालनी है तो भैया हमें एक त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। तो देखो ये तो हो जाएगा आधार, सब लोग ध्यान से समझें भैया, ये क्या हो गया बताओ, ये तो हो गया आधार, ठीक। ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया कर्ण। और हमने ये पूरा क्यों मान लिया, क्योंकि सबको बता चुके हैं बीच वाले बिंदु को क्या मानते हैं, ओ। इधर की दूरी कितनी होती है, एल। इधर की दूरी कितनी होती है, एल। तो पूरी ये दूरी कितनी होती है, 12। तो हमें कर्ण पता चल जाएगा, इसलिए हम पूरा त्रिभुज लिए ले रहे हैं भाई, ठीक है। इस डायग्राम को आप पूरा बनाएं। अब ध्यान से समझिए, हमें क्या चाहिए बताओ, बल युग्म के आघूर्ण को काहे से लिख रखा है, टाउ से। बल को काहे से लिख दिया भैया, एफ से, क्योंकि बल यानी फोर्स। गुणे में लंब वाली दूरी चाहिए हमें, ये है मेरे भाई लंब। फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, ठीक मेरे भाई। साइन थीटा ऐसे ही रखेंगे, लंब वाली दूरी हमें चाहिए ही है, बटे में बताओ पूरा जो कर्ण है, ये पूरा दूरी कितनी है, देखो 12 है, तो नीचे हम लोग 12 लग देंगे, ठीक। 12 को भेजेंगे इधर, तो लंब वाली दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, 12 साइन थीटा। ये देखिए, तो इस तरीके से हम लंब वाली दूरी को निकाल लेंगे। कितनी दूरी आ जाएगी बताओ, साइड में हमने लिख भी दिया है, साइड वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 12 साइन थीटा। तो यहां पे आ जाएगा 12 साइन थीटा भैया, ठीक है। अभी हमने आपको बताया फार्मूला कि भैया E बराबर क्या होता है, F/Q होता है, ये आपको बताया हमने। अभी आपको सिखाया कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को तीव्रता कहते हैं। तो अगर हम Q0 को इधर भेजें तो F बराबर क्या होगा बताओ, EQ होगा। सर जी EQ 0 होगा, अबे 0 लिखो, Q लिखो। हमने क्या कहा, मास्टर तो मास्टर है, जब वो परीक्षक होगा तब परीक्षक की तरह काम करेगा। नॉर्मली Q भी लिख सकते हो, आवेश तो आवेश है। तो F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, EQ लिख सकते हैं। तो देखो टाउ ऐसे ही रहा, F की जगह पे हमने क्या लिख दिया, देखो EQ लिख दिया। गुणे में क्या चल रहा है बताओ, 12 साइन थीटा चल रहा है। और अभी आपको पढ़ाया कि Q इंटू 12 क्या होता है, अभी बताया भैया, P बराबर क्या होता है, आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। तो Q इंटू 12 क्या हो गया मेरे भाई, P हो गया। Q इंटू 12 क्या हो गया, P हो गया। तो यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, जरा देखिए, फार्मूला हो जाएगा कुछ इस प्रकार की, टाउ तो टाउ रहेगा, ठीक। Q इंटू 12 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, एक E आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा। यानी फार्मूला आ जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये है बल युग्म का आघूर्ण, ठीक। अब अगर कोई कहे अधिकतम बल आघूर्ण बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया साइन थीटा और कॉस थीटा में जो अधिकतम मान होता है वो 1 हो सकता है। चाहे आप साइन 100 का मान निकालो, 200 का निकालो, 300 का निकालो, साइन और कॉस में अधिकतम मान हो सकता है 1। तो भैया अधिकतम मान के लिए साइन थीटा की वैल्यू हम लोग रख देंगे 1। साइन 90 का मान 1 होता है, तो थीटा का मान 90 रख देंगे। तो टाउ हो जाएगा फिर टाउ मैक्स। मैक्स का मतलब मैक्सिमम कहलाएगा। अधिकतम बल आघूर्ण का मान PE, साइन थीटा की वैल्यू 1 रख देंगे। तो PE इंटू 1 लिखो ना लिखो, यानी टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PE आ जाएगी। और इस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे बल युग्म का आघूर्ण। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो बहुत कठिन डेरिवेशन था। अब कुछ कठिन नहीं था, समझो मेरी बात। सबसे पहले देखो, एक हमने द्विध्रुव बनाया, समझिए ये द्विध्रुव है। बताओ ये क्या है, माइनस का क्यू, ये क्या है, प्लस का क्यू, ठीक। अब ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, ये है विद्युत क्षेत्र जिसमें ये रखा हुआ है, ठीक। ये विद्युत क्षेत्र है, कितने कोण पे रखा हुआ है जरा तुम लोग बताओ। तो भैया थीटा के कोण पे रखा हुआ है। यहां से एक लंब डाल दिया, ठीक। यहां इसे नाम क्या दे दिया, A, इसे नाम क्या दे दिया, B। बल युग्म का आघूर्ण है तो 2 बल दिखाने पड़ेंगे। मान लिया ये बल एक ये काम कर रहा है, एक बल ये काम कर रहा है, दोनों इसे घुमा के सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर बल युग्म का आघूर्ण होता है बल, गुणे में होता है लंबवत दूरी। तो टाउ ऐसे ही लिखेंगे, बल ऐसे ही लिखेंगे। लंब वाली दूरी हमें निकालनी है, हमें कर्ण वाली दूरी पता है क्योंकि ये पूरी दूरी कितनी होती है, 12 होती है। लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, तो हमने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लगाया। साइन थीटा ऐसे ही रखा, लंब ऐसे ही रखा,
कर्ण वाली दूरी कितनी होती पूरे द्विध्रुव के लिए 2l होती है, इसे इधर भेजा तो लंब वाली दूरी कितनी आ गई 2l sin थीटा आ गई। सीधी सी बात है, टाउ ऐसे लिखा, f ऐसे लिखा, लंब वाली दूरी कितनी लिख दी 2l sin थीटा लिख दी। अभी बताया E बराबर क्या होता है f अपान q होता है, इसे इधर भेजोगे तो f बराबर क्या हो जाएगा EQ हो जाएगा। यहां रख दिया तो टाउ बराबर हो गया EQ इंटू में 2l हो गया sin थीटा हो गया। बताओ Q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो Q इंटू 2l को P लिख दिया, यानी फार्मूला हो गया टाउ बराबर PE sin थीटा। अगर मान अधिकतम चाहिए है तो अधिकतम मान के लिए sin थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फार्मूला हो जाएगा टाउ मैक्स बराबर PE। कितना आसान डेरिवेशन है भैया, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि लॉन्ग में बन सकता है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता। बहुत अच्छे से चीजें चल रही हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट में लिखना भैया अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है, पहले तो यह समझना पड़ेगा कि यह अक्षीय क्या होता है। तो भैया मेरे बचपन में सिखाया जाता है कि यह एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ऐसा सिखाया जाता है। ये जेड अक्ष है, जरूरी नहीं आप इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, मेरा मकसद ये नहीं है समझाना। मेरा मकसद ये है जैसे हम यहाँ खड़े हैं और सामने सारी सीटें पड़ी हुई हैं, तो हम लोग सामने सामने हैं, यानी हम लोग एक ही अक्ष पे हैं। लेकिन ये जो पंखे टंगे हुए हैं ये मेरी अक्ष पे नहीं, हम यहाँ खड़े हैं वो टंगे हैं, तो उनकी अक्ष अलग है। तो अक्षीय का मतलब सामने सामने, निरक्ष का मतलब हम यहाँ हैं, पंखे ऊपर है तो वो मेरी निरक्ष पे हैं। तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता आपसे पूछ रहा है, द्विध्रुव के कारण ही है। तो सबसे पहले कि द्विध्रुव बनाएंगे दोबारा से, देखना भैया ये हमने बनाया एक द्विध्रुव, जरा ध्यान से समझिए। एक द्विध्रुव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का क्यू, ठीक। ये देखो भैया, ये बताओ क्या होगा, ये प्लस का क्यू, कोई समस्या। बीच की वाले बिंदु को क्या मानते हैं O। बताओ इधर की दूरी कितनी मानोगे L, और भैया इधर की भी दूरी कितनी मानोगे L, ठीक। अब हम एक बिंदु मानेंगे, अक्ष का मतलब सामने ही मानना है, तो हमने अक्ष पे ही एक बिंदु मान लिया P। कोई दिक्कत, इस पर हमें तीव्रता निकालनी है। आवेश कितने हैं 2, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो तीव्रताएं भी कितनी होंगी 2, एक E1 मान लो एक E2 मान लो, एक प्लस है एक माइनस है तो दिशाएं भी अलग अलग होंगी, एक क्या होगी E1 होगी, एक क्या होगी E2 होगी। दूरी हमें चाहिए क्योंकि वहां तक की हमें तीव्रता निकालनी है, तो दूरी के लिए मध्य बिंदु से दूरी हमने R मान ली। ये देखो मध्य बिंदु से दूरी कितनी मान ली R मान ली। अब यहां से अगर हमें दूरी चाहिए तो देखो यहां तक की दूरी तो R मान ली, इधर की दूरी देखो L है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी बताओ R प्लस L हो जाएगी। ये देखो पूरी दूरी कितनी हो गई R प्लस L हो गई। अब देखो यहां तक की दूरी भी चाहिए हमें, तो पूरी दूरी तो R है, इसमें से L हटा दो तो ये वाली दूरी कितनी होगी बताओ R माइनस L होगी। ये देखिए भैया अक्षीय स्थिति में तीव्रता का चित्र कंप्लीट हो गया। कितनी तीव्रताएं हैं 2, क्योंकि आवेश 2 हैं, तो हम E1 निकालेंगे E2 निकालेंगे, दोनों आपस में लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे और लड़ मर के जो बचेगी वही परिणामी तीव्रता हमें P पे दिखाई देगी। तो हम E1 निकालेंगे E2 निकालेंगे, E1 में से E2 को घटा देंगे, क्योंकि भैया सीधी सी बात है एक आदमी 10 उत्पन्न कर रहा है, एक आदमी 5, आपस में 5 से 5 तो लड़ मर गए, जो 5 बचेगा 10 में से 5 वही परिणामी तीव्रता होगी। तो यानी E1 E2 निकाल के घटा देंगे, परिणामी तीव्रता निकल आएगी। हर डेरिवेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो याद रखो अक्षीय स्थिति में क्या करना है, 2 तीव्रताएं 2 आवेश, तो पहले की तीव्रता निकाल लो दूसरे की निकाल लो, एक में से दूसरे को घटा दो, जो बचा वही परिणामी तीव्रता है P पे। तो अब तीव्रता के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है बता दे रहा, हमने आपसे कहा E बराबर होता है F अपान Q0, ठीक, या F अपान Q कह लो। और अभी हमने आपको बताया कूलाम का नियम होता है F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये F का मान होता है, बटे में Q चल रहा है, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाता है, ठीक। यहां पे आप कहोगे Q से Q1 कैसे काट दिया, अबे आवेश फिर मानने पड़ेंगे ना, पहले आवेश को Q मानेंगे दूसरे Q0 मानेंगे, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक। तो जो E का मान होता है वो क्या निकल के आता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, एक Q कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक Q बचता है, बटे में R स्क्वायर बचता है। डायरेक्ट समझो कि तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर। इस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। F का फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F में दोनों आवेश होते हैं और E में सिर्फ एक आवेश होता है, ये होता है E का फार्मूला, ठीक।
अब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखा हमने, जरा देखिए भाई, कितना आसान डेरिवेशन। हमने लिखा कि भाई जो चित्र है, सामने चित्र है, बिल्कुल वैसे ही बनाया है। चित्र में एक द्विध्रुव ए बी दिखाया गया है जिसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। इससे दूरी कितनी है बताओ, आर है। एक बिंदु क्या मान रखा हमने, पी मान रखा है, जिस पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। माना इस द्विध्रुव को परावैद्युत माध्यम में रखा है। हमने आपसे कहा अगर आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ होगा तो फार्मूले में क्या इस्तेमाल करेंगे, के इस्तेमाल करेंगे। और रखते हैं तो दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू, इसकी तीव्रता निकालेंगे, माइनस क्यू, इसकी तीव्रता निकालेंगे, एक में से दूसरे को घटा देंगे। तो हमने पहले क्या लिखेंगे बताओ, प्लस क्यू के लिए तीव्रता, फार्मूला क्या होगा बताओ, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 संग में के लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा डेरिवेशन हो रहा है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये परावैद्युत माध्यम में रखा हुआ है। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फार्मूला क्या होता है, Q, तो Q लिख दिया, बटे में R स्क्वायर प्लस Q की दूरी, देखो प्लस Q ये है, और प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी हमने निकाल ली है। कितनी है बताओ, R माइनस L है। ये देखिए कितनी है, R माइनस L है। तो बटे में हम R स्क्वायर नहीं लिखेंगे, फार्मूला R स्क्वायर होता है, लेकिन प्लस Q की दूरी कितनी है, P तक की, तो R माइनस L है ना चित्र में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, R माइनस L का स्क्वायर। समीकरण क्या बन जाएगी, एक। ये देखो प्लस Q के लिए निकल आई। फिर निकालेंगे माइनस Q के लिए, क्या फार्मूला लिखेंगे बताओ, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q आएगा, बटे में भैया माइनस Q की दूरी देखो क्या है, माइनस Q है। पूरी दूरी कितनी है देखो, R प्लस L, देखो R तो यहां तक है ही, मध्य बिंदु तक, और आगे L और है, तो पूरी दूरी कितनी है यहां से माइनस Q वाले से, तो नीचे लिखेंगे R प्लस L का स्क्वायर। ये देखो समीकरण क्या हो जाएगा, 2। क्या दिक्कत है इस डेरिवेशन में यार, एक आवेश से दूरी रख दी, R माइनस L है, एक से रख दी R प्लस L है, दोनों तीव्रताएं निकल आई। ये देखो E1 निकल आई, E2 निकल आई। परिणामी के लिए एक में से दूसरे को घटा देंगे, हम आपको घटा के भी दिखाते हैं। देखिए भैया, E बराबर क्या आएगा, परिणामी तीव्रता E1 माइनस का E2। E1 का मान कितना है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है, Q अपान R माइनस का L स्क्वायर है, अभी निकाला, में से घटाना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q अपान R प्लस L का स्क्वायर है। दोनों तीव्रताएं निकाली, दोनों के मान रख दिए। भैया जो चीज दोनों जगह होती है उसे कॉमन कहते हैं, तो E ऐसे ही लिखेंगे। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहां भी है, यहां भी है, बाहर निकाल लिया कॉमन। Q यहां भी है, यहां भी है, तो Q भी बाहर कॉमन आ गया। क्या बचेगा, यहां बचेगा R माइनस L का स्क्वायर, माइनस में यहां बचेगा R प्लस L का स्क्वायर। ये देखो भैया, ठीक, इसका एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। आओ दिखाते हैं सॉल्व करके। देखो भैया, भाड़ में गई पीडीएफ, संग में सॉल्व हो रहा। देखो भैया, E आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आया, Q चल रहा है। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, नीचे वालों की आपस में गुणा करते हैं, तो R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर हमने आपस में कर दी गुणा। ठीक, इसकी गुणा इससे करते हैं, इसकी इससे करते हैं, तो आएगा R प्लस L का स्क्वायर, माइनस का निशान है, आएगा R माइनस L का स्क्वायर। ये देखो भैया, हमने एलसीएम ले लिया। अब हम इस एलसीएम वाली कैलकुलेशन को कर देंगे सॉल्व, और हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगा। देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है, Q है। अब देखिए ऊपर ब्रैकेट खुलेगा, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2 पहला यानी R, दूसरा यानी L। खुल गया, माइनस का निशान है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये माइनस वाला है, तो माइनस का 2 पहला दूसरा। ये देखो नीचे भैया पता होना चाहिए, ये देखो अगर कहीं लिखा हो फार्मूला A प्लस B, A माइनस B, तो जब इनकी गुणा करते हैं तो हल होके आता है A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो यहां देखो लिखा है A प्लस B, A माइनस B, तो आएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, और पूरे पे दोनों पे स्क्वायर चल रहा तो पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक, फार्मूला देखो भैया, माइनस अंदर जाएगा, माइनस R स्क्वायर से प्लस का R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, प्लस माइनस के L स्क्वायर से माइनस प्लस का L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2RL कितने RL हो जाएंगे बताओ, 4RL हो जाएंगे।
2RL कितने RL हो जाएंगे, 4RL हो जाएंगे। ठीक, और हम ये मान के चलेंगे, जरा समझिए कहां है अपना द्विध्रुव, ये था देखो द्विध्रुव, ये द्विध्रुव था। ठीक, ये दूरी कितनी है, L है, इतनी सी दूरी है, और बिंदु P मान लिया यहां रखा हुआ है, तो P तक की दूरी देखो कितनी थी, R थी। साफ साफ दिख रहा कि अगर बिंदु P दूर है तो R दूरी बहुत बड़ी है और L दूरी बहुत छोटी है। तो नीचे हम लोग मान लेंगे कि ये R दूरी बड़ी है, L दूरी छोटी है, तो इस L वाली दूरी को छोड़ देंगे। ऊपर ब्रैकेट के स्क्वायर चल रहा है, L को जब छोड़ोगे तो 2 पावर, 2 दूनी कितनी पावर हो जाएगी, देखो 4 हो जाएगी। एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल। R की पावर नीचे कितनी बचेगी, 3 बचेगी। ठीक, दिखाते हैं कैसे, पहले आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये देखो R स्क्वायर L स्क्वायर से R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये देखो बिल्कुल 2RL 4RL आ गया। हमने कहा R स्क्वायर बहुत बड़ा है L स्क्वायर से, तो हमने L स्क्वायर को छोड़ दिया, 2 दूनी 4 यानी R की घात 4 हो जाएगी। ठीक, नीचे कितना, एक R से एक R कट जाएगा, जरा देखिए भैया, एक R से, ये देखो एक R से एक R कट गया, क्या बचा, 1/4πε0 के बचा, Q बचा, 4 बचा, 4 को लिख दिया 12 और इनटू में 2 लिख दिया, 2 दूनी 4, एक ही बात है। नीचे R की घात 3 बचा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि Q इंटू 12 क्या होता है, P होता है, बता चुके हैं। तो Q इंटू 12 की जगह पे हम P लिख देंगे, तो यानी फाइनल प्रूवमेंट क्या आएगा, फाइनल प्रूवमेंट आएगा 1/4πε0 के, ये देखो 2 बचा, Q इंटू 12 P हो गया, बटे में R क्यूब हो गया। हमने आपसे कहा अगर परावैद्युत पदार्थ है तो K लिखते हैं, अगर बीच में हवा है या कुछ नहीं मतलब निर्वात है, निर माने नहीं, बात माने वायु, यानी कुछ नहीं है, तो K की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो K का मान 1 रख देंगे, यानी फाइनल प्रूवमेंट आएगा E बराबर 1/4πε0 2P अपान में R क्यूब। ठीक भाई, अक्षीय स्थिति में तीव्रता होगी। कुछ लोग कहेंगे बहुत कठिन है, भाड़ में गया कठिन। यहां समझो पहले कैसे हुआ है डेरिवेशन। 2 आवेश थे मेरे पास, हमने पहली थी, देखो यहां पे समझो, ये क्या है बताओ, ये है -Q, ये क्या है +Q, यहां बिंदु क्या था बताओ, P, मध्य बिंदु O बताओ, ये दूरी कितनी थी बताओ, R, तो इधर की मिला के पूरी दूरी कितनी हो गई थी, R + L हो गई, इधर की कितनी हो गई, R - L हो गई। कोई दिक्कत, इसके लिए क्या निकाला बताओ, E1, फार्मूला बताओ 1/4πε0 के Q बटे में इसकी दूरी कितनी है, तो R - L का स्क्वायर है। इसकी दूरी बताओ तो E2 बराबर 1/4πε0 के Q बटे में R + L स्क्वायर हो गया। परिणामी के लिए E1 में से E2 को क्या करोगे भैया, घटा दोगे। जब घटाया तो ये सब इंतजाम क्या आ गया, कॉमन आ गया। इसे हल कर लिया, हल करने के बाद R से R कट गया, L दूरी को छोटा मान के छोड़ दिया। फाइनल प्रूवमेंट आ गया क्या, E बराबर, ये देखिए E बराबर 1/4πε0 के 2P अपान R क्यूब। भाई ठीक है, बहुत आसान है। अगला जो डेरिवेशन है भैया वो इसके भी पिताजी हैं और बहुत आसानी से आपको समझा देंगे। इसका पिता डेरिवेशन है, इसका बड़ा भाई डेरिवेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। अक्षीय का मतलब तो क्या था कि भैया एक हमारे पास द्विध्रुव था, ये देखो भैया अक्षीय का तो मतलब क्या था कि एक हमारे पास द्विध्रुव था। जरा समझिए, एक हमारे पास द्विध्रुव था और इसी की अक्ष पे हमने क्या किया था, एक बिंदु हमने P मान लिया था। लेकिन निरक्षीय में हमें सामने नहीं मान सकते, हमें मानना पड़ेगा ऊपर निरक्ष की तरफ। तो इसमें हम चित्र कैसे बनाएंगे, समझो। ये भैया आ गया -Q, ये मेरे भाई आ गया प्लस का Q, ये मध्य बिंदु O हो गया, बीच की दूरी, इधर की दूरी कितनी L हो गई, इधर की दूरी कितनी L हो गई। अब की सामने नहीं मान सकते, निरक्ष पे मानना पड़ेगा। तो निरक्ष पे हमने मान लिया, मध्य बिंदु से R दूरी पे मानते थे, R पे ही माना। ये भैया एक बिंदु मान लिया P, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमें चाहिए होगी क्योंकि वही बात है, हमें E1 E2 निकालना है। तो इससे दूरी चाहिए होगी। आपको पता होना चाहिए कि भैया ये क्या है, देखो आधार है, ये क्या है, देखो लंब हो गया, तो ये क्या हो गया कर्ण। तो ये दूरी हम निकाल सकते हैं। कर्ण क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, √, इसका स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी L स्क्वायर, ये दूरी हो गई। देखने में लग रहा जो दूरी ये है वही दूरी ये वाली है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, √R स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, हो गया मान। अब एक दिक्कत है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि है। ध्यान से समझिए मेरे भाई, जब तक हम एक ही लाइन में चल रहे हैं कोई समस्या नहीं,
क्योंकि आपस में कट पिट रहा है मामला। लेकिन ये एक सदिश राशि है, तो जब हम अक्ष बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी दिशा भी दिखानी पड़ेगी। कैसे दिशा दिखाएंगे, तो भाई आपने 11th में एक डेरिवेशन पढ़ा था, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, सुना तो होगा यार। उसमें हम लोग बेग को दो घटकों में बांटते थे, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। क्यों? क्योंकि बेग भी एक सदिश राशि थी। तो भैया अगर हम यहां बिंदु P पे ही दिखाएंगे तीव्रता को बांट के दोनों की, क्योंकि दो तीव्रताएं, दिक्कत यह है एक तीव्रता इसकी है, एक तीव्रता इसकी है, तो यहां चित्र में बहुत खिच्चू मच जाएगा। इस चक्कर में हमने इसके डायग्राम को पड़ोस में बनाया है। ये देखो, ये जो है ये बिंदु P है, जरा देखिए ये बिंदु P है और परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E होगी। अरे भैया टोटल तीव्रता तो कुछ आएगी ना। अरे एक के कारण मान लिया तीव्रता कितनी है, E1 है, एक के कारण तीव्रता कितनी है, E2 है, दोनों आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, कुछ तो परिणामी तीव्रता आएगी ना। तो परिणामी तीव्रता कितनी है, E है। ठीक, अब सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो उसे हमेशा दो घटकों में बांटते हैं। एक घटक होता है क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। जो थीटा के पड़ोस वाला होता है उसे cos थीटा मानते हैं। तो ये देखो भैया, ये हो गई पहली तीव्रता E1 cos थीटा। ये देखो, जो थीटा के पड़ोस वाला होता है उसे cos थीटा मानते हैं, तो ये हो गया E2 cos थीटा। और जो बचा हुआ घटक होता है उसे sin थीटा मानते हैं, तो ये भैया E1 का sin थीटा हो गया, ये दूसरी वाली E2 का sin थीटा हो गया। ये देखो, अगर हम कहें कि भैया ये डायग्राम इस तरीके, देखो बिंदु P आ गया, ये रख दिया हमने यहाँ पे उठा के, ऐसे चित्र है, तो भैया बड़ा करवा चौथ लगेगी, बड़ा सजा हुआ लगेगा। इस वजह से हम इसे यहीं हमने अलग से चित्र बना दिया है। ये देखो, ये बिंदु P है, दो तीव्रताएं हैं E1 E2, तीव्रता सदिश राशि है तो दो घटक बनेंगे, परिणामी तीव्रता E आएगी। थीटा के पड़ोस वाला cos थीटा होता है, तो E1 के लिए E1 cos थीटा, E2 के लिए E2 cos थीटा। बचा हुआ sin थीटा होता है, तो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। देखने में लग रहा है कि E1 sin थीटा ऊपर की तरफ है और इसके जस्ट उल्टा है E2 sin थीटा। तो भैया दिशा अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी इनकी वजह से परिणामी तीव्रता आएगी। तो निरक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता कैसे आएगी, E बराबर जो टोटल तीव्रता होगी वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगी। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया? क्योंकि तीव्रता सदिश राशि है, दो तीव्रताएं हैं, दोनों तीव्रताओं को घटकों में बांटना पड़ेगा। इनके साइन थीटा वाले घटक अपोजिट हैं तो कट जाएंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। दो ही तीव्रताएं बची हैं, दोनों जुड़ेंगी, वही परिणामी तीव्रता होगी भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, देखो हमने लिख दिया, इसके लिए तीव्रताओं को दो घटकों में बांटते हैं। इनमें से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे से कट जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो परिणामी तीव्रता क्या है बताओ, E बराबर E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। समझिए मेरे भाई, परिणामी तीव्रता क्या है बताओ, E बराबर E1 cos थीटा और प्लस में क्या होगा भैया, E2 cos थीटा। ये परिणामी तीव्रता, इसमें हमें मान रखना है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही कहानी, E1 E2 का मान निकालेंगे। बताओ प्लस Q के लिए निकालेंगे, क्या आएगा फार्मूला, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q आएगा, बटे में दूरी आती है और चित्र अभी बनाया था, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है और ये बिंदु P है और यहां तक की ये दूरी देखो प्लस Q से कितनी निकाली हमने, √r² प्लस L²। तो ये दूरी रखनी पड़ेगी ना आपकी, r² फार्मूला होता है, लेकिन यहां तो दूरी ये है ना, तो r की जगह क्या रख देंगे बताओ, √r² प्लस L² दूरी, और स्क्वायर होता है तो इसमें हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक, ऐसे ही हम माइनस Q के लिए निकालेंगे, तो E2 बराबर की दूरी सेम ही है, तो यही माना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, बटे में ये दूरी भी वही है, तो दूरी कितनी रखोगे, √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, E1 E2 के मान एक ही जैसे हैं, ये मजे की बात है। तो देखो भैया, ये E1 का मान, ये E2 का मान, जब दोनों मान सेम है तो इसमें रखेंगे भैया, जरा देखना समीकरण 1 से जरा चेक करो। हमने कहा कि भैया समीकरण 1 में कुल तीव्रता है, तो जो मान E1 का है वही मान E2 का है। तो भैया जब यहां रखोगे तो दोनों जगह से ये क्या आ जाएगा, कॉमन। cos थीटा भी दोनों जगह, तो ये भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां भी 1 बचेगा,
यहां भी 1 बचेगा। देखो भैया, ये देखो हमने पूरा मान ये सब कॉमन ले लिया, कॉस थीटा भी कॉमन लिख दिया, तो यहां भी 1 बचा और यहां भी 1 बचा भाई। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, बहुत आसान है यार। देखो भैया 1/4πε0 के ऐसे रखा, क्यों ऐसे रखा, 1 और 1 2 हो गया, नीचे अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचा r² + l²। हमें कॉस थीटा का मान रखना पड़ेगा, तो चित्र का इस्तेमाल कर लेंगे भैया। देखो ये अपना क्या है, ये द्विध्रुव है, जरा देखिए भैया, ये द्विध्रुव है, ये लंब है, ये कर्ण है, यही फार्मूला है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इधर की दूरी कितनी होती है, l होती है, इधर की दूरी l, हमें तो सिर्फ आधे त्रिभुज से मतलब है, तो बताओ आधार कितना है, देखो l है, तो आधार की जगह l रख दिया। कर्ण कितना है, अभी बताई दूरी कितनी है, r² + l² है, तो कर्ण की जगह ये दूरी रख दी, यानी कॉस थीटा का मान हमने साइड में निकाल लिया और कॉस थीटा की जगह मान रख दिया। q × 12, देखो ऊपर p बन जाएगा, बना लेंगे उसे, 4πε0 के आ गया। यहां देखो r² + l² की पावर 1 है, और अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर। नहीं पता तो सुनो, जहां कहीं अंडर रूट लगा है, अंडर रूट की जगह लिख सकते हैं 1/2, यानी अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर। तो 1 पावर r² + l² की ये है, आधी पावर ये है, तो 1 + 1/2 यानी 2 1 कम 2 और 1 कितना, 3/2 पावर हो जाएगी। तो इन दोनों को मिला के 3/2 पावर लिख दी। फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि r का मान बड़ा है, l का मान छोटा है, तो l को हम लोग छोड़ देंगे। ये देखो हमने लगाई कंडीशन, r बड़ा है l छोटा है, तो l को छोड़ देंगे। जब हम लोग l को छोड़ेंगे, ये देखिए, तो बचेगा r की पावर 2 और 3/2 तो चल ही रहा है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर q × 12 को क्या बना देंगे, p बना देंगे, यानी फाइनल प्रूवमेंट आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के p आ गया, बटे में r की पावर 3 आ गया, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ठीक, आपको बता रखा अगर बीच में कुछ नहीं है या हवा है तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी फार्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 p/r³। ये है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ कितना कॉन्सेप्ट है भैया, क्योंकि सरल भाषा में समझिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो 2 तीव्रताएं हैं, 2 घटकों में बटेंगी, परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, E आएगी। ठीक, थीटा के पड़ोस वाला कॉस थीटा, थीटा के पड़ोस वाला दूसरी वाली तीव्रता का कॉस थीटा, बचा हुआ साइन थीटा, बचा हुआ साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दोनों क्या जाएंगे, जुड़, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, परिणामी तीव्रता आ गई। दोनों कॉमन है, कॉमन निकालेंगे, पूरा कॉमन मान आ जाएगा, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, चित्र से निकाल कर रख दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया। कितना आसान है भाई, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, अगला अपना टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे विकल्प भी बनता है और विकल्प के साथ साथ 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। अगला क्या भाई, अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, बहुत आसान है, समझो मेरे भाई। ये आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र। जैसे कुत्ते का भी अपनी एक गली होती है, कोई दूसरा कुत्ता घुसेगा वो उसे दौड़ा के आएगा, कुत्ती ये क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ये आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में जितनी रेखाएं जाएंगी, काल्पनिक रेखाएं होंगी, दिखाई नहीं देंगी, इन रेखाओं को अगर हम गिन लें तो इनकी संख्या को ही कहते हैं फ्लक्स। तो हमने आसान भाषा में लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है, कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिससे होकर जितनी रेखाएं जाएंगी, जितनी विद्युत बल रेखाएं जाएंगी, उनकी संख्याओं की माप को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से समझिए, इसका इस्तेमाल होगा। फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई से लिखेंगे, ये जो ऐसा करके गोला बना के काटा ये फाई है, ई छोटा सा लगाएंगे यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर के बराबर, यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर का अगर अदिश गुणा करें। ये डॉट क्या होता है, डॉट का मतलब होता है अदिश गुणा। इसका मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा कि ए डॉट बी से लिखते थे, जब भी कभी ये डॉट हटाते हैं तो इसकी जगह पे लिखते हैं ए बी और साथ में लगा देते हैं कॉस थीटा भाई। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है अदिश गुणनफल का। तो अगर हम आपसे कोई पूछे फ्लक्स क्या होता है, कहना विद्युत क्षेत्र है, बोले है, उसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ है, बोले है, बोले उससे जो रेखाएं जाएंगी उन रेखाओं को गिनेंगे, बोले वैसे भी दिन भर रेखाएं गिन, कभी रेखा, कभी चंपा, कभी मीना,
इन लोगों को गिनते रहते हैं। बोले उससे जो रेखाएं जाएंगी उन्हें सबको गिनेंगे, उनकी माप को हम लोग कहेंगे विद्युत फ्लक्स। काहे से लिखेंगे? फाई से लिखेंगे। फार्मूला क्या होगा? तो ई डॉट ए फार्मूला होगा मेरे भाई, ठीक है। इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथा विमा कितनी होती? ml की पावर 3, t की पावर -3, a की पावर -1। इसे भी आप निकाल सकते हो वैसे ही जैसे हमने e की बताई थी। a माने क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो वैसे ही निकल। अभी आपको बताया था e बराबर क्या होता है बताओ? F/Q0, ये बताया था। F माने बल का मात्रक न्यूटन, बटे में आवेश का मात्रक कूलाम, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, साथ में क्षेत्रफल माने लंबाई चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गया। यही तो बताया है। बल की विमा पता है, दूरी के लिए एल रखेंगे, वैसे ही विमा रखे, ये विमा भी निकल आएगी। तो पेपर में ये कई बार पूछ लेता है भैया विद्युत फ्लक्स, ठीक है। 2 नंबर की जुगाड़ है, पता होना चाहिए। अगला जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वांटेड है, गॉस की प्रमेय क्या है भैया? ऐसा जैसे चांद के बिना करवा चौथ अधूरा है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। जब तक भैया श्रृंगार अधूरा है, आशिक की नजर पड़े बिना कितना भी सज लो, वैसे ही गॉस की प्रमेय और इसके एप्लीकेशन के बिना आपका फिजिक्स का पेपर अधूरा है। गॉस की प्रमेय क्या होती समझाते हैं, समझो। गॉस एक आदमी है, गॉस की प्रमेय क्या होती? इनने का जो फ्लक्स, भैया तुम फाई फाई चिल्ला रहे हो, फ्लक्स, इसका मान आवेश है Q का कितने गुना? तो 1/ε0 गुना होता है। इसे आप पहचानते हो, शुरू में बता चुके हैं। बोलो बोलो, किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का कितने गुना? तो 1/ε0 गुना होता है। यह है प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता। सर जी 1 तो नहीं लिखा, अबे Q एक कम Q ही होगा, 1 थोड़ी लिखेंगे, 12th क्लास में आ गए तुम लोग यार। तो ये होती है प्रमेय फाई बराबर Q/ε0। अब इसे सिद्ध करना पड़ेगा, लॉन्ग में आती, लॉन्ग में सिद्ध करने के लिए। तो कैसे सिद्ध करोगे? तो तुमने खुद ही कहा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो एक बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा। देखो भैया जी, एक बंद पृष्ठ मान लिया हमने, ऐसे चील बुलाऊंगा जी, एक बंद पृष्ठ मान लिया। इस बंद पृष्ठ का केंद्र क्या मान लिया हमने? O मान लिया। इस केंद्र पे मान ले रहे एक आवेश कितना रखा हुआ है? Q रखा हुआ है, ये Q रखा हुआ है, ठीक है। ये भैया केंद्र पे जो बनने वाला कोण होता है उसे घन कोण कहते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए, मान ले रहे हैं, समझो जरा, यहां पे देखो, ज्यादा खींचू नहीं बचाएंगे। +Q आवेश है, और इस आवेश, ये पूरा पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल मान ले रहे हैं A। इसका जो छोटा सा भाग है, यहां पे देखो, इसका छोटा सा भाग, इसका क्षेत्रफल हमने माना dA। D माने होता है छोटा सा भाग, तो पूरा क्षेत्रफल, A माने एरिया, तो छोटा सा क्षेत्रफल कितना होगा? dA होगा, ठीक। और मान ले रहे हैं कि भैया इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? R है। R फॉर रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या। जो केंद्र पे कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। छोटे से भाग से कोण बन रहा है, तो जब छोटा सा क्षेत्रफल dA है तो छोटा सा कोण d ओमेगा कहलाता है, ठीक। यहां पे मान ले रहे एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है? E वेक्टर है। जो मेरे भाई क्षेत्रफल है वो कितना है? dA वेक्टर है। और मान ले रहे हैं इन दोनों के बीच का जो कोण है वो भी छोटा सा, यानी d थीटा है। साफ साफ चित्र आपके सामने बना हुआ है, समझो मेरे भाई। यहां पर एक बिंदु माना नहीं है, लिख लेना, बिंदु P है। इस बिंदु P पर जो क्षेत्र है कौन सा वाला? विद्युत क्षेत्र, E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो E वेक्टर है। इस पर जो dA वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर है, dA वेक्टर है। दोनों के बीच का कोण कितना है? तो d थीटा है भाई, ठीक। अब सर जी करना क्या चाहते हो? भैया इसे सिद्ध करना चाहते हैं। कह रहा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, हमें फ्लक्स निकालना है। बहुत सरल, हमने जो बनाया वो लिख दिया, समझो। सर जी आपने थीटा ही कोण क्यों माना? देखो भैया, जितने भी गॉस वाले पृष्ठ होते हैं उनमें इन दोनों के बीच का कोण 0 होता है, लेकिन वो तो तब होगा जब गॉस की प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हम गॉस की प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। वो 0 हो, 10 हो, 20 हो, में क्या फर्क पड़ता है? तो हमने मान लिया सिद्ध करने के लिए। हमने लिखा माना एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर एक आवेश रखा हुआ है +Q, जो कि बिंदु O पर है। ये देखो भैया, समझो, जो बनाया है वही लिखा है, कुछ भी अनसन नहीं लिखा है। इस आवेश के कारण बिंदु P यहां पर मान लिया, जिस पे तीव्रता कितनी है? E वेक्टर है।
बिंदु P के चारों ओर, ये देखो छोटा सा भाग माना, इसका क्षेत्रफल कितना मान रखा है, dA है। दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया। सीधा हिसाब किताब है। तो हमने लिखा तब क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। फार्मूला आपको फ्लक्स का बताया, फाई बराबर क्या होता है, E डॉट dA होता है, फार्मूला होता है। लेकिन हम भैया पूरा अगर लेते तो फाई लेते हैं। अब यहाँ हम छोटा सा ले रहे हैं, छोटा सा E डॉट A होता पूरे के लिए, हम यहाँ छोटा सा ले रहे हैं, तो छोटे के लिए हम क्या कहेंगे, इसे मानेंगे डी फाई। छोटे से के लिए भैया मानेंगे डी फाई, ये जो छोटा सा भाग है इसका फ्लक्स निकालना है, तो डी फाई मानेंगे। ई तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि विद्युत है, इलेक्ट्रिक है। फार्मूला क्या होता है, तो ई आएगा, डॉट में ए होता है, लेकिन छोटा सा भाग है तो क्षेत्रफल कितना मानेंगे, डी ए मानेंगे। हमने आपको बताया कि अगर ए डॉट बी हो तो इसका जब फार्मूला खुलता है तो ऊपर से तीर यानी वेक्टर गायब हो जाते हैं और साथ में कॉस थीटा लगा देते हैं। तो डी फाई ई ऐसे ही रखेंगे, डॉट हटाएंगे, ई डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये देखो भैया, ई डी ए कॉस थीटा हो गया। फार्मूला आपको बता चुके हैं भैया, ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है, बता चुके फार्मूला। यहां हम लोग ई का मान रखेंगे, जरा देखिए भैया, ये देखो ई का मान हमने यहां पर रख दिया। जब हमने ई का मान रख दिया तो क्या बना, जरा देखिए मेरे भाई, ई का मान रखा तो डी फाई ई ऐसे ही रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे ही रहा, क्यू ऐसे ही रहा, और ये देखो डी ए कॉस थीटा अपन, अभी हमने क्या बताया, केंद्र पे बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं, डी ओमेगा से लिखते हैं, और इसका मान होता है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो भैया केंद्र पे बनने वाला कोण डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर डी ओमेगा के बराबर हो गया। डी इसलिए चल रहा है क्योंकि भी छोटे से भाग के लिए ले रहे थे, जब पूरे पृष्ठ के ले लेंगे तो डी हटा देंगे, तो लिखा संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी हटा दिया, समाकलन कर देंगे, मैथ वाले समझते हैं। नॉर्मली आप लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई ई आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ गया, क्यू आ गया, और ये ओमेगा आ गया। अब समझो भैया, ध्यान से मेरी बात को समझिए, जब भी कभी, ये देखो, जब भी कभी किसी हम पृष्ठ की बात करते हैं तो उसके जो केंद्र पे बनने वाला घन कोण होता है वो भैया 4 पाई के बराबर होता है। ठीक, घन कोण की बात हो रही है, तो यहां पर देखो भैया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ओमेगा, और ओमेगा घन कोण का मान होता है 4 पाई, तो घन कोण का मान हमने 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फार्मूला आ गया फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0, प्रूव हो गया। कुछ लोग कहेंगे ये तो बहुत कठिन है, अबे कुछ कठिन नहीं, यहां देखो हमें चाहिए फ्लक्स, तो हमने फार्मूला लगाया डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, ये फार्मूला लगाया, डॉट हटाएंगे क्या लगाएंगे बताओ, कॉस थीटा लगाएंगे, कोई दिक्कत। ई का मान क्या रखा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर, और डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। डी से डी, ऐसे डी से डी काटेंगे नहीं, डी हटा देंगे तो फाई बराबर, छोटे के लिए डी, बड़े के लिए डी हटा दिया, तो क्या आएगा बताओ, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा, संग में ओमेगा आएगा। ओमेगा घन कोण होता है, केंद्र पर बनने वाले घन कोण का मान 4 पाई के बराबर होता है, 4 पाई उड़ा देंगे तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यानी गॉस की प्रमेय सिद्ध होगी। बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हो भाई, ठीक है। ये गॉस की प्रमेय पेपर में 5 नंबर में आती है। फिर एक डेरिवेशन है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करो। अभी शुरुआत हमने करी थी, कूलाम का नियम क्या होता बताओ, कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। हमें इसे सिद्ध करके लाना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय, अब तो मजा ही आ गया क्योंकि अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं गॉस की प्रमेय का। तो भैया हमने क्या किया, देखो कितना आसान, हमने कहा कि माना एक बिंदु आवेश है जो कि प्लस क्यू है, बिंदु O पर स्थित है, इससे दूरी कितनी है, R है, यहां पे कोई बिंदु क्या मान लेंगे, P, फिर वही कहानी, छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना मान लेंगे, dA मान लेंगे। और अब हमें पता है गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो भैया ये जो हमने दूरी R मान रखी जहां पे बिंदु P है, इस त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींच दिया, ये देखो, कोई दिक्कत, गॉसियन पृष्ठ कह देंगे क्योंकि गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉसियन, जो भी गॉसियन पृष्ठ है, गॉस की प्रमेय का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा जो भैया क्षेत्रफल वेक्टर होगा dA और जो भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, इन दोनों के बीच का कोण हमेशा 0 होगा, समांतर होते हैं, एक दूसरे की दिशा में होते हैं। तो हमने लिख दिया, हमने लिखा माना एक बिंदु प्लस क्यू,
बिंदु O पर स्थित है, R दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ देखो ये खींच देते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ये गॉसियन पृष्ठ की विशेषता है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर E वेक्टर और DA वेक्टर की जो दिशा है वो समान होगी, यानी दोनों के बीच का कोण हम 0 रख सकते हैं। बन गया काम, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ये देखो जो छोटा सा क्षेत्रफल D है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या फार्मूला लगाओगे बताओ, वही d फाई E बराबर E डॉट डी है। डॉट हटाएंगे E डी ए कॉस थीटा लगाएंगे, दोनों की दिशा सेम है तो थीटा का मान 0 रख दिया, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो d फाई E बराबर E डी ए बचा। ठीक, अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए d हटा देंगे तो फाई E बचा, E बचा और A बचा। अब भैया गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे जरा देखिए भैया, गोले का एरिया माने क्षेत्रफल, जो गोला हमने खींचा गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, ई हमने ऐसे रखा रहने दिया। और गॉस की प्रमेय ले सकते हैं सहायता, तो अभी गॉस की प्रमेय बताई, फाई बराबर क्या होता, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो फाई बराबर रख दिया क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहां से अगर इसे नीचे भेजोगे तो ई का मान कितना आ जाएगा बताओ, ई का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू के नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। अगर कहे तीव्रता निकालो तो देखो गॉस की प्रमेय की सहायता से तीव्रता का डेरिवेशन आ गया है। कुछ लोग कहेंगे बहुत कठिन आया, अब एक कुछ कठिन नहीं है, फार्मूला बताओ, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए होता है, कह दो हाँ, डॉट हटाओगे क्या लगाओगे बताओ, कॉस थीटा लगाओगे, कह दो हाँ, थीटा का मान 0 जे मान 1 हो जाएगा, कह दो हाँ, डी हट जाएगा क्योंकि पूरे पृष्ठ की बात कर रहा है, कह दो हाँ। गॉस की प्रमेय का मतलब फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0, ई ऐसे रखेंगे, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसे नीचे लाएंगे तो ई बराबर क्या होगा 1/4 पाई के संग में एप्सिलॉन 0 लिख देंगे और क्यू के नीचे क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर लिख देंगे। बताओ तीव्रता निकल आई। अब कह रहा है कि कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में एक आवेश से काम नहीं चलेगा, तुम केंद्र पे एक आवेश लिए बैठे, दूरी r, करा कूलाम का नियम बताओ एक आवेश में हो जाएगा, नहीं, तो हम मानेंगे बिंदु P पे एक आवेश और रखा है Q0। जैसे ही 2 आवेश हुए बन गया काम। ये देखो माना बिंदु P पर एक आवेश और रखा है Q0, तो फार्मूला बता चुके F बराबर E Q0, इतनी बार बता चुके इसी वीडियो में। E का मान देखो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q बटे में R स्क्वायर और Q0 भैया संग में चल रहा तो Q0, यही न्यूटन का नियम है। सर जी आप तो कह रहे थे Q1 Q2 होता है, अब एक Q1 Q2 रखो, Q0 रखो, एक ही बात होती है। तो इस तरीके से आप कूलाम के नियम की उत्पत्ति इससे कर सकते हो, आसान है भाई, ठीक है। फिर एक डेरिवेशन है भैया, किसी गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर और भीतर आपको तीव्रता निकालनी, बहुत आसान है, इसे भी समझ लो, पिछली साल शाहजहांपुर के पेपर में ये आया है। किसी गोलीय कोश, देखो ये एक गोलीय कोश है, सब बच्चे देखें गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, ठीक। हमें क्या करना, इसके बाहर पहले तो तीव्रता निकालनी है, तो हमने बाहर की तरफ, ये देखो बाहर की तरफ R दूरी पर एक बिंदु फिर से P मान लिया, वैसे ही है। गॉसियन पृष्ठ है, देखो इस त्रिज्या का एक पृष्ठ खींच देंगे, गॉसियन पृष्ठ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर फिर से दिशा सेम होगी, तो भैया E वेक्टर और DA वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, कह दो हाँ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो फिर क्या हमें यहां से तीव्रता निकालना कुछ कठिन काम होगा, नहीं। कैसे करोगे बताओ, फ्लक्स डी फाई E बराबर, बताओ ये देखो डी फाई E बराबर E डॉट डी ए, ई डी ए हटाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे, थीटा का मान दोनों के लिए सेम डायरेक्शन तो 0 रख देंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, डी भी हटा देंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, जब छोटे से भाग के लिए लेंगे, इत्तू से भाग के लिए डी तो फिर डी लगाएंगे, वरना हटा देंगे, हटाएंगे, फाई E बराबर E आ गया। गॉस की प्रमेय की सहायता से लेना है तो इसकी जगह क्यू अपान एप्सिलॉन 0 रख देंगे, गोले के लिए 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, इसे नीचे भेज देंगे, देखो तीव्रता निकल के आ गई। कब निकल के आई, जब हमने बाहर की बात की है, यहां तक की। अगर कह दे पृष्ठ पे निकालो, पृष्ठ पे, तो पृष्ठ पे मतलब यहां निकालना है, तो जब यहां निकाला तो दूरी कितनी थी R, जब यहां निकालना है तो कैपिटल R त्रिज्या है इसकी, तो इस R का मान किसके बराबर रख दोगे, कैपिटल R की। तो ये देखो भैया, जब कहे पृष्ठ पे निकालो तो पृष्ठ पे R का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R की, क्योंकि पृष्ठ की त्रिज्या R ही है। तो चित्र में जो हमने आपको सिद्ध किया है R स्क्वायर, सिर्फ इस R की जगह क्या रख देंगे, R स्क्वायर, पृष्ठ पे निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा अंदर निकालो, अब अंदर आवेश ही नहीं है, आवेश तो बाहर चला गया, तो जब आवेश नहीं तो Q0 हो जाएगा, और Q0 हो जाएगा तो इस फार्मूले में Q0 रखोगे तो पूरी तीव्रता E का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो अगर भीतर निकालने के लिए कहेगा तो अंदर आवेश है ही नहीं, Q जीरो है, Q जीरो तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन जीरो, फ्लक्स भी जीरो, तीव्रता भी क्या हो जाएगी जीरो, यानी अंदर के लिए कोश के भीतर तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी भाई। तो ये डेरिवेशन आता है, आसान है, आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही एक और डेरिवेशन ले, ये देखो बहुत सरल है। अनंत लंबाई का कोई तार है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, बहुत आसान है, समझो। ये एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, ये देखो एक आवेशित तार है, बहुत सरल है मेरे भाई। ये जिस ऑर्डर में लगे उसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंट, गॉस की प्रमेय सबसे ज्यादा, कूलाम के नियम की उत्पत्ति उससे कम, उसके बाद वही जो अपना तार वाला इंतजाम है, अभी हमने गोलीय कोश वाला बताया वो, फिर ये तार और आखिरी में प्लेट, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, ठीक है। समझिए तार किस फॉर्म में होता, बेलन की फॉर्म में, तो इसका जो गॉसियन पृष्ठ भी खींचेगा वो क्या होगा, बेलनाकार होगा। ये देखो गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, गॉसियन पृष्ठ देखो यहां पर बीच में बिंदु क्या मान लेंगे, O, आवेश कितना दे रखा है Q, ये दूरी कितनी मानोगे बताओ, R मानोगे, सेम वैसे ही यहां पे बिंदु क्या मानोगे, P मानोगे, प्रत्येक बिंदु पर E वेक्टर और A वेक्टर का मान क्या होगा बताओ, सेम डायरेक्शन होगी, दोनों के बीच का कोण जीरो का सेम वैसे ही है भाई। एक देखो बाकी सब फ्री में आएंगे। तो ये देखिए क्या लिखा हमने बताओ, बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा, माना एक अनंत लंबाई का बेलनाकार तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, एक नया शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व। समझिए रेखीय आवेश घनत्व फार्मूला होता है लैम्डा बराबर Q अपान L, यानी लंबाई का तार है, उस लंबाई के तार में कितना आवेश है, इसे हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, आवेश घनत्व हम लोग इसे कहते हैं, ठीक। तो हम इसका फार्मूले में इस्तेमाल कर लेंगे। R दूरी पर एक बिंदु P है, ये देखो जिस पे तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, इसके लिए R त्रिज्या और L लंबाई का क्या करते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर DA और E वेक्टर की दिशा समान होती है, किनारे पर दोनों के बीच का कोण 90 होता है, लेकिन जब आप cos 90 रखोगे, cos 0 रखते हो तो मान 1 हो जाता है, और अगर किनारे वाला आप लोगे भी तो cos 90 की वैल्यू 0 होती, तो वो किसी काम का नहीं है, तो ये आप ना भी दिखाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो हमें सिर्फ यहां से मतलब है, सिर्फ लंबाई से उसकी मतलब है, दोनों के बीच के कोण क्या होगा, 0 होगा, सेम वैसे ही चलेगा। ये देखो फिर भाई डी फाई ई बराबर ई डी आएगा, ई डी वेक्टर हटाएंगे, cos थीटा लगाएंगे, थीटा की वैल्यू 0 ले ली, डी फाई ई बराबर ई डी आ गया, संपूर्ण के लिए डी से डी हट जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू ए आ जाएगा, आ गया। बताओ किसका इस्तेमाल करोगे, गॉस की प्रमेय का, फाई ई की जगह अब की क्या फिर रख दोगे, Q अपान एप्सिलॉन 0, ई वैसे ही रहेगा। पिछली बार गोला था, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल अब की 2 पाई आर एल होगा, नीचे भेजोगे E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा, Q अपान आर एल आएगा, और अभी बताया Q अपान एल को हम लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो लो भैया ये बेलन के लिए डेरिवेशन आ गया, आसान है। एक आखिरी डेरिवेशन और आज का ये वन शॉट खत्म हो जाएगा। अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट अगर कोई है उसके लिए बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है। एक कोई प्लेट कह दे, चादर कह दे, तो ये वाला डेरिवेशन करना है। देखो भैया ये एक प्लेट है जिसपे अंधाधुंध आवेश दिया गया है, ठीक, ये देखो अंधाधुंध आवेश दिया गया है। सेम तरीका भैया एक बेलनाकार हम क्या मान लेंगे, गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। फिर भैया लेकिन अब की भैया प्लेट ऐसे समझो यार, ये देखो यहाँ ये प्लेट है, ये इसके अंदर बेलन है, तो इसमें दो पृष्ठ हैं, देखो एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है, तो दोनों तरफ फ्लक्स होगा, तो दोनों तरफ दो बिंदु मानने पड़ेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, लंबाई का खेल सेम है। इधर बिंदु क्या मानेंगे P, इधर बिंदु क्या मानेंगे P डैश, बाकी ये देखो DA वेक्टर और E वेक्टर की दिशा क्या होगी, सेम, इधर भी क्या होगी DA वेक्टर, E वेक्टर की दिशा क्या होगी, सेम, बस हो गया काम। ये देखो तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, दोनों सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा बताओ, कुल फ्लक्स होगा एक तरफ P वाला फ्लक्स यानी उधर वाला, एक तरफ P डैश यानी इधर वाला। फाई बराबर क्या होता बताओ, EDA cos थीटा, उतनी देर से यही फार्मूला लगा रहे हैं, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, दोनों की दिशा सेम है, थीटा का मान फिर 0 रख देंगे, क्या आ जाएगा बताओ, D फाई बराबर 2 EDA आ जाएगा, छोटे से भाग के लिए। अरे भैया एक EDA तो 2 EDA हो गया, संपूर्ण के लिए D हटा देंगे तो फाई बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 2 आएगा, E D हट जाएगा तो A आ जाएगा। गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, फाई बराबर क्या होगा बताओ, गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, फाई बराबर लगा देंगे क्या, Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर में 2 EA चलेगा, E का मान चाहिए इसे नीचे भेज देंगे तो E बराबर आ जाएगा Q अपान
a इंटू में 2 एप्सिलॉन 0। और समझिए अगर लंबाई की बात करते हैं तो Q अपान L को कहते हैं लैम्डा। लंबाई का मतलब रेखा, तो इसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, यानी रेखा में कितना आवेश है इसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है भाई। और अगर पृष्ठ की बात कर रहे हैं, यहां चादर है तो चादर में बट्टे में लंबाई थोड़ी होगी, उसमें क्षेत्रफल होगा, तो Q अपान A को लिखते हैं सिग्मा से, इसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफलीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो Q अपान A को हम लोग सिग्मा भी लिख सकते हैं, बटे में 2 एप्सिलॉन 0 आएगा और ये हो जाएगा चादर के लिए डेरिवेशन भाई। ठीक है। मेरे हिसाब से हमने इतना आराम से चलाया है इस पूरे क्लास को कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी गॉस की प्रमेय में आखिरी वाला आपने, अबे आखिरी कुछ है ही नहीं। यहां देखो, पहले यहां देखो फार्मूला क्या, एक ही फार्मूला कि फ्लक्स बराबर होता है E डॉट डी ए। ठीक, जब भी कभी इसे हटाएंगे कॉस थीटा लगाएंगे, थीटा की वैल्यू 0 तो ये हमेशा 1 हो जाएगा, पूरे के लिए d हटा देंगे तो a है, अगर गोला है तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर रख दो, बेलन है तो यहाँ 2 पाई आर एल रख दो, बस यही सब चीज़ें करनी है। अगर लंबाई की बात करें तो भैया सिग्मा, अगर लंबाई की बात करें तो लैम्डा बराबर होता है Q अपान एल। अगर किसी चादर की बात करें तो सिग्मा से उसका पृष्ठक्रम लिखते हैं Q अपान ए। ये कुछ चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो आप एक बार देखोगे बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। PDF कहाँ मिलेगी भाई ये? तो जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, उन लोगों को ये वीडियो और प्लस PDF साथ में आराम से मिल जाएगी। बिना ऐड के आप कोर्स में भी इसे देख सकते हो आराम से विद PDF, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। नया टेलीग्राम बनाया, मुश्किल से 1000 लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, उसे क्लिक कर लो। जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगी पहले ये वीडियो शेयर करी जाएगी और थोड़ी देर के बाद आपको ये वाली PDF भी वहीं पर मिल जाएगी। PDF का नाम है विद्युत आवेश और क्षेत्र वन शॉट। अगला वन शॉट आपको मिलेगा परसों। क्यों? क्योंकि हम अभी ये वीडियो डालेंगे रात में 10-11 बजे तक। आप इसे देखना, कल तक देखो, फिर लोग देखते तो बाद तक रहेंगे, लेकिन हम एक दिन के गैप पे वन शॉट डालेंगे ताकि आप आराम से पढ़ सको, स्टडी कर सको। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। पूरा एफर्ट लगाया कि आसान रख सकें भाई। ठीक है, जब टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका काम ये है आज रात बैठ के, एक बार नहीं समझ में आया 2-3 बार इस वीडियो को देखो और उसके बाद कॉपी और पेन लेके बैठो भाई। कॉपी और पेन से चलाओ, नोट्स बनाओ खुद, क्योंकि मेरा भाई ये जो PDF है ये हमें बनाने में कितना समय लगा पता? लिखने में 2 घंटे लगे, तो आपको भी लगेंगे 2 से 3, हम कह रहे 4 घंटे, अरे 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ऐसी कितनी PDF देने वाले? 10। 50 घंटे के अंदर, 50 घंटे का मतलब सिर्फ 2 दिन का खेल, 24 दूनी 48, 2 दिन के अंदर पूरी फिजिक्स तैयार हो जाएगी भाई। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वन शॉट के साथ में परसों, जिसका टॉपिक होगा धारिता और विभव। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।